नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप लोगों ने लैब असिस्टेंट की तैयारी करने का मन बना ही लिया है और आपका विषय विज्ञान है, यानी विज्ञान विषय से आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी। और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ें और हमें बिल्कुल भी बोरियत ना आए, हम बोर ना हो और पढ़ी हुई चीज़ें हमारी समझ में भी आए और फिर वो लंबे समय तक हमें याद भी रहे। तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे में एक बेहतरीन तरीके से हमको पढ़ना होता है। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट केवल केमिस्ट्री है, तो मैं आपको खाली केमिस्ट्री के विषय में ही बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री आपको किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। फिजिक्स कैसे पढ़नी है, बायो कैसे पढ़नी है, या फिर राजस्थान जीके आपको कैसे तैयार करना है, उसके लिए आपको किसी और से सहायता लेनी पड़ेगी। मैं केवल आपको कि इतना बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री आपको किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो केवल मेरे ऊपर ही लागू हो, और हो सकता है कि जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनमें से कुछ लोगों पर वो तरीका लागू हो सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति का आईक्यू एक जैसा नहीं होता है, और हर व्यक्ति की परिस्थिति भी एक जैसी नहीं होती है। ये बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के ये तय करती है कि हमारा आउटपुट कितना आता है। ठीक है ना, स्टडी करना एक अलग बात है और उस की हुई स्टडी में से आउटपुट निकाल लेना वो दूसरी बात है। ठीक है, तो सारे तरीके सभी लोगों के ऊपर लागू नहीं होते हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कुछ कॉमन तरीके होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो वैसे ही हम लोग कुछ आज ऐसे तरीकों की बात करेंगे। मैं कैसे तैयार करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ, और हो सकता है कि वो आपके काम का हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़नी है। ठीक है, मुझे एटॉमिक तैयार करनी है। तो एटॉमिक, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी देखिए आपका जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर आप देखोगे कि आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्मों की बात करते हैं तो थोड़ा सा ही सिलेबस वहाँ पे दिया गया है। लेकिन आपको करना क्या है कि अभी हमारे पास में बहुत लंबा समय बचा हुआ है, तो हो सके तो पूरा चैप्टर ही पढ़ डालना एक बारी। नोट्स स्पेशली उसमें से अलग निकाल लेना। ठीक है, कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार कर लिया आपने, पढ़ लिया, उसको समझ लिया, लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए उतने सिलेबस के नोट्स उसमें से अलग निकाल लीजिए। अलग निकालने का मतलब अलग नोट कर लीजिए। वो अलग निकाले हुए नोट लास्ट में काम आएंगे रिवीजन करने के लिए। जब फटाफट क्विक रिवीजन होना होगा ना, जब महीना और 15 दिन बचेंगे, वहाँ वो बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये करना है। अभी पूरा चैप्टर आप पढ़ डालिए, उसको समझ लीजिए, उसके अलग से नोट्स बनाओ तो बना लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो आपको नोट करनी ही है, जो लास्ट में जाके काम आएंगे। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए आपको एटॉमिक पढ़ना है, तो एटॉमिक में आप एक काम कीजिए। सबसे पहले तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक को आप उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे, शुरू शुरू में थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा आपको, लेकिन करना यह है कि उसको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। ठीक है, समझ में आए तो भी उसको रीड करना है, समझ में ना आए तो भी उसको रीड करना है। जैसे अखबार पढ़ते हैं ना हम लोग सुबह सुबह, क्योंकि अखबार में ऐसा थोड़ी है कि हम लोग उसको समझ समझ के पढ़ रहे होते हैं। जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे ही आपको एनसीईआरटी बुक को पहले रीड करना है। और यकीन मानिए, जब आप उसको एक बारी रीड कर दोगे तब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया, जो अभी अभी 11th-12th पढ़ के आए हैं, उनको तो ये दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया है, जिनकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, या जो एमएससी कर रहे हैं, या फिर 12वीं पढ़ के जिन्होंने छोड़ दिया है, अब उनकी स्टडी छूट चुकी है, उनको तो ये भी याद नहीं है कि उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर टॉपिक कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहला काम आपको ये करना है, पूरे चैप्टर को एक बारी रीड मार देना है। जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और जो चीज़ें आप लोगों ने 11वीं 12वीं पढ़ी थी वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है और वो एक्टिव हो जाएंगी। पहला काम आपको ये करना है। जब आप इसका रिवीजन मारोगे तब आपको टॉपिक्स के बारे में ध्यान आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक्स के बारे में आपको उसका ध्यान आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मुझे पढ़ना है। उन टॉपिक की आपको बनानी है लिस्ट, 1 2 3 4 इस प्रकार से उसकी लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये वाले टॉपिक पढ़नी है। अब इन टॉपिक्स में से कम मान के चलिए 50 से 60% टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे। आपने जो स्कूल में पढ़े होंगे वो आपके दिमाग में चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो चीज़ें आपको आती होंगी। 40 से
लगभग 40 या 50% चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, जो आप भूल गए होंगे। और इन 40 में से भी कुछ परसेंट ऐसा होगा जो आपको थोड़ी थोड़ी आती होगी। उनको आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब के ऊपर आना है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आना है और यूट्यूब के ऊपर इन टॉपिक्स को सर्च मारना है। जो आपको समझ में नहीं आता है उसको सर्च मारना है, उसको देखना है, उसको समझना है और फिर वापस अपनी बुक उठानी है और फिर जैसे इनके नोट्स बनाए हैं वैसे ही इनके भी नोट्स बनाने हैं। कुछ समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले तो आपको एनसीईआरटी बुक में से पढ़ना है, सरसरी निगाहों से, जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे उसको पढ़ लिया। अब आपको पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक्स की आपको लिस्ट बनानी है। इनमें से कम 50 से 60% टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको आते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, वो सबको ही आते हैं। ऐसा मत समझना कि मैंने तो 2 साल पहले तो किताब छोड़ दी थी, अब मुझे तो याद ही नहीं है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो दिमाग में आपके सुसुप्त अवस्था में वो चीज़ें पड़ी हुई है, वो एक्टिव हो जाएंगी जब आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे तब। इनके तो आपको नोट्स डायरेक्ट बुक से बना लेने हैं क्योंकि वो चीज़ें आपको आती ही हैं। बाकी बचे 40 से 50% जो टॉपिक आपके चैप्टर में से बच गए, उनको आपको यूट्यूब की सहायता लेनी है, वहाँ से उनको समझना है और लेकिन नोट्स आपको वहीं से बनाने हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। माने एनसीईआरटी में से एक छोटा सा बिंदु भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी एक समुद्र है, उसमें से एक बाल्टी पानी भी आपको छोड़ना नहीं है, वो सारा का सारा ही आपको अपने नोट्स में डाल देना है। पानी का मतलब जो उसमें डेटा दिया गया है उसको, ठीक है। पहले आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी, टॉपिक जो समझ में नहीं आए वो यूट्यूब से देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक से आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है हमने किसके लिए किया है, ये हम लोगों ने थ्योरी के लिए किया है। थ्योरी हमें यहाँ से समझ में आ गई। अब थ्योरी के बाद में जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बुक के जो बाद में जो आते हैं, हमें जो हमें होमवर्क के रूप में जो मिला करते थे जब हम लोग स्कूल में थे, जो होमवर्क हमें मिलता था वो लास्ट वाले क्वेश्चन ही मिलते थे। तो उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखते ही फटाक से कर दोगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो दिमाग लगाने के बाद भी सोल्व नहीं होंगे। तो वो जो क्वेश्चन दिमाग लगाने के बाद भी सोल्व नहीं हो रहे तो पहले तो आप थ्योरी को देखना अच्छे से, क्योंकि चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, उसकी वजह से भी वो सोल्व नहीं हो पाते हैं। कई बार थ्योरी नहीं है दिमाग में तो सोल्व कैसे करोगे, तो पहले थ्योरी को देखना। और थ्योरी को देखने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो फिर यूट्यूब की सहायता आप ले सकते हो, ठीक है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसका अच्छे से यूज़ लेना चाहो तो यहाँ से आप सहायता लेके उनको सोल्व करना, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा टीचर है जो 11th-12th वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसकी मदद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। वो एक दो क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे कोई फीस तो चार्ज करेगा नहीं और वो लगभग आप ही की उम्र का भी होगा, तो हो सकता है कि वो आपका दोस्त भी निकले, तो उससे आप सहायता ज़रूर लेना। लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो प्लस में एनसीईआरटी के बीच बीच में उदाहरण है उनको भी नहीं छोड़ना है। एक बारी अगर ये पूरा का पूरा सामान निपट जाए अच्छे से, उसके बाद में अगर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना चाहते हो और भी अच्छा का मतलब ये है कि ट्यूशन प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। ये कर लोगे आपको थ्योरी अच्छे से हो जाएगी, लेकिन ट्यूशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने थ्योरी पढ़ ली अच्छी बात है, लेकिन ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमें ट्यूशन प्रैक्टिस करनी होगी। तो एनसीईआरटी जब आप निपटा दो उसके बाद में आपको एक बुक आती है एमटीजी के नाम से, ठीक है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है क्योंकि ये बहुत फेमस बुक है ना। और इसके अंदर आपको टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक मेरे पास भी है। मैं चलो आपको दिखाता हूँ, ऐसी बुक आती है, ये ऐसी बुक आती है, ठीक है। ऐसी एक बुक आती है, ये फिजिक्स वाली है, ऐसी केमिस्ट्री की भी है और ऐसी बायो की भी है और ऐसी आपको फिजिक्स की भी मिलेगी। ये फिजिक्स वाली ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की बुक आती है, आप इसको लेना और इसके अंदर आपको टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसको भी सोल्व करना, आपका टॉपिक एकदम शानदार हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अब बात ये आती है कि पढ़ा हुआ हम याद कैसे रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो अगर आपने इस चीज़ का नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तब सुन लीजिए। एक होता है माइंड मैप, ठीक है, एक होता है माइंड मैप। अब माइंड मैप सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले एटम,
ठीक है, ATOM। तो एटम का अगर मुझे माइंड मैप बनाना है छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एटम के बीच वाले को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और बाहर वाले को बाह्य नाभिकीय भाग बोलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या डिसाइड करते हैं, द्रव्यमान डिसाइड करते हैं। ये क्या डिसाइड करते हैं, आयतन डिसाइड करते हैं। इस प्रकार के ये जो चार्ट बनाए जाते हैं इसको माइंड मैप बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बनाने हैं। क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए आप माइंड मैप का सहारा ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि क्या है, उसको एनसीईआरटी बुक में से पढ़ना है। जो ना समझ में आए उसको यूट्यूब से आप सहायता ले सकते हो, उनके नोट्स बना लेने हैं। नोट्स के साथ साथ में आपको माइंड मैप भी बना लेने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप चाहो तो एमटीजी से कर सकते हो। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनमें से एक को भी आपको छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से आप अपनी केमिस्ट्री को तैयार करोगे तो न केवल लैब असिस्टेंट बल्कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। और एक बार अगर आपकी एमटीजी निपट जाए, एमटीजी को निपटा दो, इसमें 100 क्वेश्चन और 105 या 95, ठीक है, ये इसका आंकड़ा होता है। माने एवरेज अगर निकालोगे तो प्रत्येक चैप्टर का 100 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो 105, 110 इस प्रकार से मिलेंगे, और कम से कम देखोगे तो 95, 90 के आसपास इस प्रकार से इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार अगर आप इनको पूरा निपटा दो और आप उसके बाद भी एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो एक और बुक आती है जिसका नाम है यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल एक भयंकर ग्रंथ है। अगर आप उसको पढ़ लिया तो उसके बाद में आपकी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी। ठीक है, आपने यूनिवर्सल के एक बार अगर सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो फिर आपको किसी भी प्रकार की डाउट नहीं रह जाएगी। फिर आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए जो कि इस लेवल का हो, आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा, बशर्ते आपको वो पूरी की पूरी बुक अच्छे से आनी चाहिए। वो इतनी मोटी आती है। ठीक है, उसके ऊपर लैब असिस्टेंट के लिए वहाँ उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, एमटीजी से आपका काम हो जाएगा, और एमटीजी भी एक्स्ट्रा ही रहती है। ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए एमटीजी भी आपको सफिशियंट है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए प्लस एमटीजी कर लीजिए, बहुत है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे साझा करी है। आप लोग अगर मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।